नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के दंगल की। पंचायती राज चुनाव के लिए कल पहले फेज में 6 जिलों में वोटिंग होगी, दूसरे फेज में 29 अगस्त को वोटिंग होगी और फिर 1 सितंबर को वोटिंग होगी। इस बार पंचायती राज के चुनाव में कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के क्षेत्र में भी चुनाव हैं और इन चुनाव के परिणामों से सियासी नैरेटिव आगे का तय होगा। इन परिणामों से कांग्रेस बीजेपी की सियासत का अगला पड़ाव बनेगा, नैरेटिव बनेगा और 33 विधायकों में चुनावी नतीजों का टेस्ट भी होगा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अपने क्षेत्र में कितनी सीटें जीत पाएंगे, इन पर सबकी नजर रहेगी। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री शेखावत की साख दांव पर है। कांग्रेस की बात करें तो यहां पर सियासी परिवारों के बीच आपस में जोरदार टकराव है। मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, मंत्री भजनलाल जाटव और मंत्री प्रसाद लाल मीणा, साथ ही ममता भूपेश के लिए चुनाव ग्राउंड पर पकड़ का टेस्ट होगा। कई विधायकों की साख भी इन चुनाव पर दांव पर लगी है, उनकी नतीजों से परीक्षा होगी। ये चुनाव गहलोत सरकार के लिए ग्रामीण इलाकों का मिनी रेफरेंडम माना जा रहा है। इसे लेकर के तमाम नेता मंत्री अपने अपने इलाकों में लगे हुए हैं, जनता के बीच में हैं। वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष के नेताओं की ओर से भी अब लगातार चुनावी दौरे हो रहे हैं। जनता के बीच जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। सांसदों से लेकर के और बाकी के जनप्रतिनिधि और अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता इन दिनों अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। तो सक्रियता इस बात को लेकर के भी कि पंचायत चुनाव में इस बार के जो मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचाया किस तरीके से जा रहा है, क्या जनता उन मुद्दों पर वोट करेंगी, क्या मंत्री और विधायक इस परीक्षा में पास होंगे। और सवाल इस बात का कि पंचायत के चुनाव में परिणामों से आखिरकार क्या सियासी नैरेटिव आगे का तय होगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या दिग्गज अपनी साख को बचा पाएंगे, इन चुनाव के जरिए क्या आईना होगा, मंत्री और विधायक इस परीक्षा में पास होंगे और आगे की स्थितियां इससे क्या बनती हुई दिखाई दे रही हैं, ये तमाम सवाल हैं जिनको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ दो नेता जुड़ चुके हैं, हमारे मेहमान आज के, जिनसे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर के और स्थानीय चुनाव को लेकर के कि आखिरकार किस तरीके से पार्टियां इसे देख रही हैं। तो हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। राजेंद्र मेघवाल जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ, और साथ ही साथ श्याम झा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, राजेंद्र जी और श्याम जी। साथ ही सबसे पहला सवाल कांग्रेस से ही हम लेंगे, क्योंकि आखिरकार कांग्रेस सत्ता में, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि कैसे वो इन चुनाव में परफॉर्म करेंगे और सबकी निगाहें हैं इस बात को लेकर के। राजेंद्र जी, इन चुनाव के परिणामों से क्या आखिरकार पार्टी के आगे का भविष्य तय होगा, एक नैरेटिव सेट होगा कि आप लोग सत्ता में हैं और ये जीत करके आए हैं, उसी तरीके से देखा जाएगा कि कितनी जनता खुश है। हेमंत जी, हर चुनाव की अपनी एक उपयोगिता होती है लोकतंत्र में, और जैसा कि आपने बताया, पंचायती राज सशक्तिकरण की अगर बात करें तो मतलब 2 अक्टूबर 1959 को देश में पंचायत राज की शुरुआत देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नागौर से की थी। तो पंचायती राज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में देश के अंदर मतलब 24 अप्रैल 1992 को संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई और वंचित वर्गों को, जिनको कि उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया गया, तथा महिलाओं को भी 33% आरक्षण दिया गया। तो हमारे पास में मतलब इस पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता से लेकर उनको सशक्तिकरण और वंचित वर्गों को और महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर ये तमाम बातें हैं। ये ग्राम के अंदर जो त्रिस्तरीय मतलब जो व्यवस्थाएं की गई पंचायती राज संस्थाओं की, वो कांग्रेस पार्टी की देन है। उसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो रोजगार की जो मतलब क्रांतिकारी पहल कांग्रेस के राज में हुई, मनरेगा के रूप में, जो आपने देखा होगा कि इस महामारी काल के अंदर भी देश के अंदर मतलब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक संबल के रूप में लोगों को रोजगार देने का अनूठा प्रयास किया और उसका एक पूरा का पूरा प्रभाव देखा। तो इसके साथ में हमारी सरकार ने लगातार काम किए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो तो 5000 से तक की आबादी के गांव के अंदर आने वाले समय में 1200 राजीव महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम
स्कूल खोले जाएंगे, जिसका कि गांव को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो शहरों में हुआ करते थे वो गांव में भी खुलेंगे। उसके अलावा 703 प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करके उच्च स्तरीय बनाया गया, मतलब उच्च प्राथमिक स्तर पर लाया गया है। और उसके साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो पीएचसी और सीएचसी की व्यवस्था थी कोरोना काल के अंदर, वो मजबूत की गई। हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राइट टू हेल्थ का ये जो कानून है, अगली आने वाली विधानसभा के अंदर ये पारित होगा सत्र के अंदर, और पूरे प्रदेश में लागू होगा कि स्वास्थ्य को भी हम एक अधिकार के रूप में देते हैं। रोजगार, शिक्षा और भोजन को हम पहले ही गारंटी के रूप में कानून बनाकर दे चुके हैं, और राजस्थान सरकार की मंशा है कि केंद्र में भी ये चीज लागू हो तो पूरे देश के अंदर स्वास्थ्य का ये एक तरीके का लागू हो। तो ये तमाम बातें हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के 65% वादों को पूरा किया है। उसकी ताकीद करने के लिए, कांग्रेस की उपलब्धियों को देखने के लिए, मतलब जनकल्याण.rajasthan.government.in पे जाकर आप हर उपलब्धि का देख सकते हैं। और राजस्थान सरकार और हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, और हम जनता के बीच में विकास के मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं। और इसके द्वारा ही हमें मोहर लगा देगी कि आखिरकार आपको स्थानीय चुनाव में कितना मत प्रतिशत मिलता, कितनी सीटें मिलती हैं, ये तो इसी से साफ हो जाएगा कि किस सरकार ने कितने काम किए हैं। फिलहाल झा जी, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हर एक चुनाव महत्वपूर्ण होता है, और आप तो पहले से ये कहते हुए आए हैं, कितना महत्वपूर्ण चुनाव इसे मान रहे हैं जो स्थानीय चुनाव हैं, क्योंकि आपके भी तमाम कद्दावर नेता क्षेत्र में सक्रिय हैं, सांसद से लगा करके विधायक और बाकी के जनप्रतिनिधि भी। जी, हर चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है, ये विषय बिल्कुल सही है। जहां मेघवाल साहब अभी जिक्र कर रहे थे, चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने किसान को ऋण माफी का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने आकर के गिनती गिनाई, 1, 2, 3, 4 और ये 10 और ऋण माफ। आज इस बात को 32 करीब 2.5 साल से ऊपर हो गए, 2 साल और करीब 8 महीने हो गए हैं, लेकिन किसान आज भी ऋण माफी के इंतजार में है। किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं, किसान परेशान है, बेहाल है, सुध लेने वाला कोई नहीं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में किसानों की स्थिति खराब है। आज तक करीब ऋण की वजह से तनाव में आकर लगभग 50 किसानों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन संवेदनहीन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। अभी इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अंग्रेजी माध्यम गिना दिए कि हमने ये स्कूल खोलने हैं, हमने ये खोलना है, लेकिन जो स्कूल खुले हैं कहीं भवन नहीं है तो कहीं शिक्षक नहीं है, हाल बेहाल है, व्यवस्था चरमराई हुई है। इसके अलावा इन्होंने बेरोजगारों से वादा किया कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज ठगा हुआ महसूस कर रहा है बेरोजगार। 27 लाख बेरोजगार बेरोजगारी भत्ते का इंतजार कर रहा है। ठीक है झा साहब, आपने भी वादे किए थे भाई स्कूलों के भवन, इससे पहले तो आपकी सरकार थी और उसमें भी स्कूलों के भवन नहीं थे, तो कहीं ना कहीं कमजोरी एक तमाम सरकारों की ये बात रहती है। मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन चूंकि कल ही वोट होने हैं तो आपकी तैयारी क्या है उसे लेकर के? मैं पूरी बात कर लूं हेमंत जी। देश में बलात्कार के मामले में राजस्थान अभी टॉप स्कोर कर रहा है। वो ठीक है सर, घर में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं अस्पताल में सुरक्षित नहीं है, ना गांव में सुरक्षित है, ना शहर में सुरक्षित है, एम्बुलेंस में बलात्कार हो रहे हैं, आज रोटी के बदले अस्मत ले ली जाती है, विद्यालय में बलात्कार की घटनाएं हो रही है। और ऐसी स्थिति में ये अपने बिल्ले चमकाए बोल रहे हैं कि हम लोगों का सुशासन और हम लोगों ने इतना 60% वादे पूरे कर दिए। झा साहब, विद्यालय में बलात्कार की घटना कहाँ हुई है? और आपके झा साहब विद्यालय में बलात्कार की घटना का जिक्र कहाँ का कर रहे हैं आप? अभी राजस्थान में कहाँ पर? अभी राजस्थान में मुकदमा दर्ज हुआ है, शिक्षक ने कहाँ पर? तो विद्यालय की छात्रा के साथ। कहाँ पर? वो खेल के प्रांगण में, जयपुर की घटना है, खेल प्रांगण में, जयपुर की घटना है माननीय, खेल प्रांगण में बलात्कार। चलिए झा साहब, लेकिन आज का टॉपिक हमारा ये है झा साहब देखिए, हम इस पर बहस कर चुके हैं झा साहब कि लगातार महिलाओं पर अत्याचार के आंकड़े बढ़ रहे हैं या बाकी की चीजें। आज का पंचायत चुनाव को लेकर के हम बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम उसी पर फोकस रहें। राजेंद्र जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं जी, आपने जो सवाल उठाए, आपने जो झा साहब आपने जो सवाल उठाए पूरे हो गए जी, ये खोखले वादे कहां पूरे हो गए जी, उसका जवाब ले लेता हूं मैं। मेघवाल साहब आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से जवाब दीजिए कि राजस्थान में जो आरोप आप पर लग रहे हैं। जी
हाँ हाँ, हेमंत जी जो आरोप ये लगा रहे हैं, ये पहली बात तो बिल्कुल ही निराधार आरोप है। राजस्थान के अंदर अनिवार्य एफआईआर सिस्टम, एक मिनट सुन लीजिए, अनिवार्य एफआईआर सिस्टम लागू है, अनिवार्य एफआईआर सिस्टम लागू है। गहलोत जी ने तय किया है कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, और अशोक गहलोत जी यहाँ तक यार आप सुनना चाहते नहीं, एक मिनट चुप रहिए ना, एक मिनट आप इधर एड्रेस कीजिए मेघवाल जी, जवाब तो सुन लीजिए। झा साहब एक मिनट शांत कीजिए, झा साहब शांत, ये थोड़ा सा तरीका ठीक नहीं होगा। झा साहब अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर ये भी आपके बीच में बोलेंगे, फिर कोई नहीं सुन पाएगा। मैं चाहता हूं कि आपने जो सवाल उठाए उनका जवाब सुन लीजिए ना, आप आराम से, मतलब नहीं है ना, आराम से सुन लीजिए। जी मेघवाल जी, उनका जवाब तो सुन लो ना। हाँ, इनका जवाब सुन लो, उसके सुन लीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो दोबारा बोल देना। हाँ, ठीक मैं ये कहना चाहता हूं हेमंत जी की इन्होंने जो आरोप लगाए कि भाई कानून व्यवस्था की स्थिति, कानून व्यवस्था की स्थिति का मैं हेमंत जी आपको अर्ज करूं कि राजस्थान के अंदर अनिवार्य एफआईआर सिस्टम लागू है। किसी प्रदेश के अंदर अनिवार्य एफआईआर सिस्टम लागू नहीं है। सभी प्रदेशों के अंदर पहले जो इस देश के अंदर मतलब इस प्रदेश के अंदर पहले 35% मामले इस्तिगासे के माध्यम से दर्ज होते थे, कोर्ट में जाने के बाद एफआईआर दर्ज होती थी। वो तो ठीक है मामले बिल्कुल मेघवाल साहब, वो तो ठीक है, लेकिन कार्रवाई कब होगी मेघवाल साहब, कार्रवाई कब होगी? सुनिए हेमंत जी, सुनिए, उसके अलावा 37 से 42% मामले इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के बाद झूठे भी निकले। तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो आंकड़े मतलब जब वो पूरा का पूरा जब इन्वेस्टिगेशन के बाद आंकड़ों की बात कीजिए। और रही बात, इन्होंने कहा कि साहब राजस्थान के अंदर स्कूल, अरे भाई राजस्थान के स्कूल शिक्षा की और स्वास्थ्य की माननीय प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है, ये किस बात से ये कह रहे हैं? दूसरा इन्होंने कहा कि भाई राजस्थान रोजगार दे रहा है, सबसे मतलब मनरेगा के माध्यम से रोजगार दे रहा है कि मतलब इस पूरे के पूरे कोरोना काल के अंदर जब पूरे पलायन कर रहे थे मजदूर, तब राजस्थान सरकार ने अपने यहां पे सबको रोजगार दिया। तो ये सारी बातें राजस्थान सरकार अपने प्रदेश के जो लोग हैं उनका हित अच्छे से समझती है। ये झूठ बोलकर बात कहते हैं। मैं आपको बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर में यूपी की एक मतलब जो वो ठीक है, लेकिन मेघवाल साहब अगर जालोर में एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप हो जाए और उसको न्याय नहीं मिले और उसको सुसाइड करना पड़े, तो ये किसके लिए शर्मिंदगी की बात होगी? अभी की हाल ही की घटना है, गैंगरेप के आरोपी अगर 1 महीने के अंदर जमानत पर बाहर आ जाए तो ये किसको सोचने वाली बात होगी? ये कौन देखेगा सर? नहीं, ऐसा हेमंत जी ऐसा कुछ नहीं है। आप यूपी के अंदर जो राजनीतिक सर, मैं तो राजस्थान की बात कर रहा हूँ ना मेघवाल जी, राजस्थान पूरा का पूरा दे दीजिए। और दिल्ली के अंदर नहीं, राजस्थान की नहीं, आपने अगर बलात्कार की बात करेंगे तो पूरे देश की बात करनी पड़ेगी। आप इस बात को देखिए, यूपी के अंदर इनके मतलब सांसद और उनके ऊपर भी बलात्कार के आरोप लगे। अच्छा, उनको एक बात बताइए मेघवाल जी, अगर कोई राजस्थान का व्यक्ति राजस्थान की बात उठाए तो आप कह देंगे यूपी। देखिए राजस्थान की सरकार को तो राजस्थान के लोगों ने वोट दिया और वो अपनी सरकार से चाहते हैं कि वो सरकार उनके लिए काम करें। जिस तरीके से हेमंत जी राजस्थान में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर जो काम हो रहा है, पुलिस की पारदर्शिता के साथ पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के बाद में 42% मामले झूठे। अच्छा, आप बोल रहे हैं मेघवाल जी एक मिनट, मेघवाल जी आप कह रहे हैं कि 42% मामले झूठे हैं। हालांकि आज हम अपराध को लेकर के बहस नहीं करें, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर 42% मामले झूठे आए हैं तो आप ये बता दीजिए कि आपकी सरकार ने कितने प्रतिशत मामलों में ऐसे आरोपी जिन्होंने झूठ में मामले दर्ज करवाए उन पर कार्रवाई की है? जिन्होंने झूठे मामले दर्ज करवाए उनमें से कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? करने का काम पुलिस का और कानून का है, और उसको कौन देखेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? का तरीका पुलिस और नहीं पुलिस देखती है। आज और वो पुलिस की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? नहीं पूछ सकते, ये सवाल पुलिस और प्रशासन ये तय करता है। अच्छा जी, पुलिस की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन राज्य सरकार ने पुलिस प्रशासन इस बात की झा साहब एक सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। जी झा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेघवाल जी ठीक है, के माध्यम से दर्ज होते थे वो मामले, मेघवाल जी ठीक है, एफआईआर दर्ज होते हैं। मेघवाल जी ठीक है, झा साहब बोलिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ, जिस थाने की पुलिस की बात कर रहे हैं, उस थाने पुलिस की जिसकी आप बात कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं अपनी, उस थाने में जो कोई अपराधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने जाता है, उस महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, उसका शोषण किया जाता है, और आप पुलिस की पीठ पर थपथपा रहे हैं और खुद की पीठ थपथपा रहे हैं और पुलिस के ऊपर बढ़ रहे हैं कि पुलिस कार्य कर रहे हैं अच्छे से, और आप उस बहाने
चलिए अब हम इस पर आ जाते हैं। अब एक बार वो हो गया, झा साहब हो गया, झा जी एक मिनट झा जी, आज हम जो बात कर रहे हैं वो पंचायत चुनाव को लेकर के बात कर रहे हैं कि इस बार के पंचायत चुनाव में क्या ये मुद्दे होंगे जो आप कह रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था का मसला होगा, स्थानीय मुद्दे होंगे? झा जी बिल्कुल संक्षेप में। जी बिल्कुल होंगे। कानून व्यवस्था मुद्दा इसलिए है, अपराधियों का बोलबाला है, आम जनता त्रस्त है, लूट की घटना है, बलात्कार की घटना है। जून और जुलाई के आंकड़े में 78% की वृद्धि। माननीय लाठर साहब जो पुलिस महानिदेशक है, उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने चलिए ठीक है, ये लोग जाते हैं तो उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो पाते। ये लाठर साहब ने स्वीकार किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया सभी के सामने। जी आज आप बच्ची 4 साल की बच्ची सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है। चलिए झा जी ठीक है, झा जी ठीक है। मेघवाल जी जो बीजेपी लगातार इस बात को लेकर के आरोप लगा रही है, मेरा सवाल सीधा है कि पंचायत चुनाव में आपके कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है, क्या वो अपनी साख बचा पाएंगे? जी। और ऐसे माहौल में जब कांग्रेस के भीतर ये सवाल भी है कि अपने परिवार के लोगों को टिकट दे दिए कई जगहों पर, तो एक बड़ी चुनौती आपके सामने है। हेमंत जी, मैंने जैसा शुरू में ही आपको अर्ज किया था कि राजस्थान के अंदर चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य और पूरी की पूरी जो आपकी रोजगार की बात है, तो ये चुनाव चूंकि ग्रामीण क्षेत्र का है, तो इन तीनों चीज़ों की तस्वीर मैंने आपके सामने रखी। मनरेगा के रूप में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार की गारंटी देने का एक अभूतपूर्व प्रयास है, जो लगातार वहाँ पे रोजगार, कोरोना काल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जब लोगों के रोजगार प्रभावित हुए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके आए थे, 7 साल हो चुके, 14 करोड़ रोजगार तो मिले ही नहीं, और उसके अलावा 10 करोड़ रोजगार घट गए, तो 24 करोड़, और देश की 30% से 30 करोड़ से बड़ी आबादी गरीबी की रेखा के नीचे चली गई, और 97% लोगों की आय घटी। मैं ये इस तो आप अपनी सरकार के विकास को लेकर के ही वोट मांग रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करेंगे। मेघवाल जी बिल्कुल संक्षेप में आपका कहने का मतलब है कि आपकी सरकार का जो अब तक का कामकाज है उसके आधार पर ही आप वोट मांग रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल वहां पर चुनाव में कुछ लोगों को ही टिकट दिया जा सकता है, सबकी अपनी मांग होती है। उसके साथ में जो चुनाव के अंदर जो भी लोगों को टिकट मिला, पार्टी एकजुट होकर उनको जिताने का प्रयास कर रही है, और जो हमारे माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार में जो अच्छे काम किए गए, उन अच्छे कामों के श्याम झा जी, चुनौती आपके लिए भी कम नहीं है, क्योंकि देखिए वसुंधरा राजे का गुट अलग और दूसरा सतीश पूनिया गुट अलग, और इसको लेकर के लगातार मेघवाल जी मैं आ जाऊंगा, वापस आ जाऊंगा, एक मिनट श्याम झा एक मिनट। कांग्रेस और अपनी सभाओं में कांग्रेस के नेता ये कहते हैं कि आपने महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ा दी, ये पेट्रोल और डीजल का मुद्दा हर जगह होता है, महंगाई का मसला हर जगह होता है, एक के बाद एक बेचने के आरोप हर जगह लगाए जाते हैं, तो ये कांग्रेस चाहते हैं कि इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाया जाए और अपने सरकार के कामकाज को गिनाएं। लेकिन आपके सामने भी ये परेशानी खड़ी होगी, जनता आपसे पूछेगी कि आप राजस्थान में 25 सांसद दिए, उन्होंने क्या किया? राजस्थान से इतने मंत्री हैं, क्यों महंगाई का आप जो वादा करके आए थे वो आप पूरा नहीं कर पाए? काला धन वापस लाने का वादा करके आए थे वो नहीं ला पाए, लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, और आज जिस तरीके से कोरोना के बाद लोगों की रोजगार गए हैं, वो भी एक बड़ी चुनौती है। कैसे निपटेंगे इससे? देखिए, आपने जो विषय छेड़ा महंगाई का, जी, हमारे राजस्थान में बिजली की जो दर है एशिया में सबसे अधिक है। इसके लिए इसका पूरा का पूरा श्रेय माननीय अशोक गहलोत जी को जाता है, जिन्होंने वादा किया था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। चुनाव घोषणा पत्र में इन्होंने बिजली की दरें ना बढ़ाने का वादा किया था, जो पिछले 2.5 साल में 5 बार तो फ्यूल चार्ज बढ़ा दिए इन्होंने कोरोना काल में, जबकि व्यापारी त्रस्त था, आम आदमी त्रस्त था, ऐसे समय में इन्होंने फ्यूल चार्ज बढ़ाए। आज राजस्थान के अलावा अड़ोसी पड़ोसी कई राज्य हैं जहां पेट्रोल डीजल के दाम राजस्थान से काफी कम है। आप चाहते तो उसको आपका राजस्व थोड़ा सा प्रभावित होता, आप राहत दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दिया। आज तीसरी चीज, आप तो सारी राहत देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की। धोखेबाजी की जनता के साथ घपलेबाजी की आपने, वो जनता सब जानती है। 3 दिन के अंदर टेंडर कर दिया आपने, और उसमें आपने जाली करके फिर आपका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें आपको बैकफुट पे आना पड़ा, आप बगले झांकने लग गए। माननीय चिकित्सा मंत्री को के ऊपर आरोप लगा घोटालेबाजी का, वो मुंह छिपाते फिरे। माननीय अशोक गहलोत जी 4 महीने से बाहर नहीं आए, और मुझे ये पता नहीं है, मैं सोचना चाह रहा हूं पिछले कुछ दिनों में
चुनाव आते ही अचानक महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली कांग्रेस के जो 2 कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री जो जेल में थे, उनकी अचानक जमानत हो जाना, ये संयोग है या प्रयोग है? चलिए, इसका जवाब इस पर मेरे को बिल्कुल एक संक्षेप बड़ा में प्रश्न मेघवाल जी, चिन्ह उसके नजर बाद आता खत्म है। करेंगे। मैं मेघवाल जी न्यायपालिका बिल्कुल पे संक्षेप में प्रश्न जवाब दे चिन्ह नहीं दीजिए। उठाना जो चाहता, झाजी लेकिन ने ये क्या आप पर संयोग है आरोप या लगाए हैं प्रयोग और है? सवाल पूछे हैं, झाजी जी ने जो सवाल पूछे उसका बिल्कुल संक्षेप में 2 लाइन में मेघवाल जी। सर देखिए, जहां तक पेट्रोल डीजल की बात है तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का शायद इनको अंदाजा नहीं है। और जहां तक पिछले 2014 के बाद से अब तक मतलब डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी 9 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है और पेट्रोल पे 3.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। और वैट तो इनके जमाने में भी था, वसुंधरा जी की सरकार थी तब भी था। राजस्थान की जरूरतों का इनको पता नहीं है। केंद्र सरकार के पास में रिजर्व बैंक है, राजस्थान के पास में रिजर्व बैंक नहीं है। ये बात करते हैं बार बार, लेकिन इनसे पूछिए कि 414 रुपए का गैस सिलेंडर आज 865 रुपए का जयपुर में मिल रहा है। मसला है, ये बताइए महंगाई ना, का भी इनको मसला है और बिजली साथ ही का साथ भी राजस्थान में बताइए। कानून व्यवस्था का भी मसला है। अब जनता को तय करना होगा कि आखिरकार वो इन पंचायत के चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट डालती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं बचा है। श्याम झा जी बहुत शुक्रिया, और राजेंद्र मेघवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के दोनों पार्टियां जनता के बीच में और इसके साथ साथ बाकी जो पार्टियां हैं वो भी जनता के बीच में। अब फैसला जनता को करना है कि आखिरकार पंचायत के चुनाव में सत्ता या बागडोर किसके हाथ में जाती है, यह आने वाला वक्त तय करेगा। नमस्कार।